हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, पिछले जो हमने सेक्शन ख़त्म किया उसमें हमने बेसिक मैथमेटिक्स सीखा और हमने वेक्टर सीखा। फिर आपने काइनेमेटिक्स भी सीखा या फिर अभी सीख रहे हैं। अभी जो हमें चैप्टर चालू करना है उसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और इस चैप्टर के बारे में मैं एक ही लाइन कह पाऊंगा कि ये जो चैप्टर है ये पूरे फिजिक्स का, इवन 11th-12th के फिजिक्स का ही नहीं, इवन आप हायर लेवल में भी जो आप फिजिक्स पढ़ेंगे उस पूरे फिजिक्स का ये चैप्टर बैकबोन है। मतलब हर चीज के रूट्स इसी चैप्टर में हैं। मतलब यहीं से हर चीजें धीमे 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 एक्सपेंड होती गई हैं। जिस तरह से लोगों का समझ बढ़ता गया वैसे वैसे नई नई बातें डेवलप होती गई, लेकिन सबका ओरिजिन कहीं ना कहीं इसी चैप्टर में छुपा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको फिजिक्स में कुछ भी पढ़ना है, इवन हायर लेवल पे या 11th-12th लेवल पे, और इवन इंजीनियरिंग में भी जब आप जाएंगे और इंजीनियरिंग के जब सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे वहां पर भी बिना फिजिक्स के आपका बिल्कुल काम नहीं चलेगा। मतलब इंजीनियरिंग में 80% अगर हम देखें तो हम वही फिजिक्स से काम पड़ता है जो 11th और 12th में है। जो बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की साइड में जाएंगे उनका 12th वाली फिजिक्स से काम पड़ेगा, और उसके अलावा बाकी जितने भी स्ट्रीम है इंजीनियरिंग की उसमें आपका 11th के फिजिक्स से काम पड़ेगा। मतलब ये बात है कि 11th के फिजिक्स के बिना आप एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकते। ठीक, और इस चैप्टर की समझ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप आईआईटी में जाना चाहते हैं और आईआईटी में आप एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए इस चैप्टर की बहुत बहुत अच्छी समझ होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब जितनी अच्छी समझ इस चैप्टर की आपकी होगी उतना अच्छा आप चीज़ों को समझ पाएंगे, उतने अच्छे से आप सिस्टम को एनालाइज कर पाएंगे। ठीक, तो जितना भी हम पढ़ेंगे आगे, वर्क पावर, एनर्जी, सर्कुलर, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, हर चीज, एसएचएम, एवरीथिंग इज स्टार्ट फ्रॉम एनएलएम, एवरीथिंग मैं पढ़ाऊंगा तब आपको मैं समझाते जाऊंगा कि देखिए किस तरह से ये टॉपिक इवॉल्व हुए एनएलएम से। तो एनएलएम में बहुत 3 बड़े नाम आते हैं, और भी नाम है ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ये 3 ही लोग हैं। ये 3 बड़े नाम आते हैं, एरिस्टोटल, गैलीलियो और न्यूटन। ये इनका टाइमलाइन लिखा हुआ है कि कब ये लोग इस धरती पे रहे हैं। वो 364 बीसी से 322 बीसी, एंड दिस इज गैलीलियो एंड दिस इज न्यूटन। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जिस ईयर में गैलीलियो की डेथ होती है उसी ईयर में न्यूटन का जन्म होता है। ठीक, तो इस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो हम पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेज लगते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उन फोर्सेज के साथ किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। ठीक, एक सेकेंड। ठीक, अब सुनना। अब जो सबसे पहले एक शब्द आता है, बाकी बातें मैं बताऊंगा, सबसे पहले एक शब्द आता है फोर्स। सबसे पहले एक शब्द आता है फोर्स। इस फोर्स का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए बेटा, आपको इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे। मतलब ये चैप्टर ये डिसाइड करेगा कि आप फिजिक्स कितना अच्छे से समझेंगे, तो एकदम प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाने होंगे। और एक चीज, जितना भी टाइम आप फिजिक्स में देने की सोच रहे हैं उस सारे टाइम को आप इस अकेले चैप्टर में दे देना। अगर आपने इस चैप्टर को इतना टाइम अगर दे दिया तो आगे के सभी टॉपिक्स का मैं गारंटी लेता हूं एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपसे अच्छे से क्लियर नहीं होगा, अगर आपने इस टॉपिक को बहुत ज्यादा टाइम दिया। इस टॉपिक का मैं जितना भी असाइनमेंट दूंगा वो सारा असाइनमेंट 100% क्लियर होना चाहिए। और अगर 100% क्लियर होने के बाद भी किसी बच्चे को नहीं होता है तो मेरे पास आना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका 100% आप क्लियर कर लें और वो ना हो पाए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कई बार बच्चा जब सॉल्व करता है तो बच्चा प्रॉपर सॉल्व नहीं करता और उसको लगता है कि हाँ मेरा तो हो गया सर और मुझे आगे के टॉपिक अब नहीं समझ रहे, तो वो उसने गलत तरीके से पढ़ाई की। आपको एक सवाल एकदम अच्छे से सॉल्व करना है, सभी का आंसर कैलकुलेट करना है अंत तक। कई बार बच्चे क्या होता है बीच में छोड़ देते हैं, आंसर फाइनल तक जाते ही नहीं है। और यही गलतियां जो छोटी छोटी वो इस चैप्टर में कर बैठते हैं वही उसको आगे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ये याद रहे कि इस चैप्टर में आपको कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। ठीक, चलिए, मतलब इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है, ये मान लीजिए। ठीक, अब सुनना। तो सबसे पहले एक शब्द आता है फोर्स। तो पहली बात, इस फोर्स शब्द से आप
क्या समझते हैं, इस फोर्स का मतलब क्या है। ठीक, जैसे कि आपको खाने का मतलब समझ, खाना मतलब भूख लगी है, खाना खा लीजिए। हर शब्द का अपना मतलब है, तो ये शब्द जो है फोर्स, इस शब्द का मतलब क्या है, पहली बात। तो एनी काइंड ऑफ पुल और पुश, किसी भी तरह का धक्का, किसी भी तरह का, और किसी भी तरह का खिंचाव। पुल मतलब खींचना किसी चीज को, और पुश किसी चीज को धकेलना। तो फोर्स के बारे में जो फोर्स का एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखा जाता है वो है एनी काइंड ऑफ पुल एंड पुश इज कॉल्ड, एनी काइंड ऑफ पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। एनी काइंड से मेरा क्या मतलब है, मैं उसके बारे में बोलता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने खड़ा है, मैंने उसको ऐसे हाथ से धक्का मार दिया, अब फिर मान लीजिए मेरे हाथ में स्टिक है, मैंने स्टिक से उसे मार दिया। ठीक, मान लीजिए बहुत तेज हवा चली, बहुत तेज हवा, जैसे मान लीजिए अभी कोई हवा नहीं चल रही और अचानक से बहुत तेज हवा चली, तो अचानक से उस पर एक धक्का लगेगा। इसका मतलब हवा ने उस पर फोर्स लगाया। तो किसी भी तरह का जो धक्का और खिंचाव होता है ये फोर्स कहलाता है। किसी भी तरह से मतलब वो हवा का हो सकता है, पानी का हो सकता है, लाठी का हो सकता है, आदमी के हाथ का हो सकता है, किसी भी तरह का धक्का खिंचाव। ठीक, और सुनिए, और जैसे मान लो एक चींटी है बेचारी, मान लो चींटी मेरे हाथ पे बैठी है, अब मैं चींटी को ऐसे फूंक मार दूं तो चींटी पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। किसका फोर्स लगा, हवा का फोर्स लगा। ठीक, कैसे ये हवा का फोर्स लगता है ये भी पढ़ेंगे जब मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, तो भी इसका प्रॉपर मैकेनिज्म समझाऊंगा कि किस तरह से फोर्स लगता है। ठीक है, और जो ये फोर्स है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कौन है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और न्यूटन के सम्मान में इस चीज को हम बोलते हैं न्यूटन के सम्मान में। किसके सम्मान में बेटा, न्यूटन के सम्मान में हम इस चीज को क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो पूरे फिजिक्स में हम जो फोर्स का यूनिट इस्तेमाल करेंगे हम ये नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये कोई अगर इस्तेमाल करता है तो वो गलत बात नहीं है। हम न्यूटन के सम्मान में जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं फोर्स की वो है न्यूटन। ये इसका ऐसा यूनिट है। अगर मैं इसके सीजीएस यूनिट की बात करूं, इसका जो सीजीएस यूनिट है, तो सीजीएस यूनिट है इसका डाइन। इसका जो सीजीएस यूनिट है बेटा वो कितना है, वो क्या है, वो डाइन। और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो, हमने वेक्टर्स के एडिशन सीखे थे, वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन सीखे थे, हमने वेक्टर्स के कंपोनेंट सीखे थे। तो जितने भी हमने एडिशन, कंपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन सीखे थे वो सभी हमें इस चैप्टर में काम आएंगे। मल्टीप्लिकेशन हमारा काम नहीं पड़ेगा इस चैप्टर में, लेकिन एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से और कंपोनेंट से हमारा इस चैप्टर में बहुत काम पड़ेगा। ठीक, अब इस फोर्स के बारे में एक बात और है। ठीक है, तो पहली बात तो किसी भी तरह का ये धक्का खिंचाव हो सकता है जिसको हम बोलेंगे फोर्स, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब कभी अगर हमें कंपोनेंट करने की जरूरत पड़ी तो हम फोर्स के कंपोनेंट कर सकते हैं, बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई बच्चा बोले कि सर मास के कंपोनेंट कर सकते हैं क्या, तो मास के कंपोनेंट नहीं किए जा सकते। क्यों, क्योंकि जो मास है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और कंपोनेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटियों के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी के कंपोनेंट नहीं होते हैं। ठीक, और सुनिए, हटाएं इसको, ओके। और देखिए, आपको नोट्स बनाने के लिए मेरे पास मेरा हैंड रिटन नोट्स है, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें लिख के रखी हैं आप लोगों के लिए। तो वो हैंड रिटन नोट्स मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, और या फिर आप मेरे से पर्सनली मांग सकते हैं उस नोट्स को, मैं आपको उसे फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, और उसको जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है उसको देखते हुए और इसको देखते हुए इन दोनों को मिक्स करके और आपको एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और उसी हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, लेकिन बहुत जरूरी होगा इस चैप्टर का अच्छे से समझ में आना, बहुत ज़्यादा जरूरी। अब इस फोर्स के बारे में एक चीज़ और होती है, बहुत ध्यान से सुनना। ये वो बातें हैं जिनको सवाल में कभी वो नहीं पूछेगा, लेकिन इनसे आपकी समझ में फर्क पड़ेगा कि किस तरह से आप उस चैप्टर को डाइजेस्ट करेंगे अपने अंदर, उसमें फर्क पड़ेगा इन लाइन से, सवाल में कभी नहीं पूछेगा।
जो ये फोर्स नाम की चीज है, जो भी ये फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, ये फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है। मतलब एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास होगा वही फोर्स लगाती है, एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास होगा वही ऑब्जेक्ट फोर्स लगाती है, और एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास होगा वही ऑब्जेक्ट फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कोई ये बोले कि सर इस चीज का मास नहीं है लेकिन ये फोर्स लगा रही है, ऐसा संभव नहीं है। या फिर कोई ऐसे बोले कि सर देखो जिस चीज पर फोर्स लग रहा है उसका मास नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। फोर्स हमेशा मटेरियल द्वारा ही लगाया जाएगा और मटेरियल द्वारा ही एक्सपीरियंस किया जाएगा। मटेरियल कहने से मेरा मतलब है उसका मास क्या होगा, नॉन जीरो। तो मैं यहां एक की लाइन लिख रहा हूं, की लाइन कि फोर्स कैन बी अप्लाइड, force can be applied by a material, force can be applied by material लिख सकते हैं। मटेरियल कहने से मेरा मतलब है जिसका मास नॉन जीरो होगा। और दूसरी बात, फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय मटेरियल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए पूरे यूनिवर्स में मैं एक अकेला आदमी हूं, पूरे यूनिवर्स में और कोई है ही नहीं, तो मेरे ऊपर फिर कोई फोर्स नहीं लगा सकता, क्योंकि फोर्स लगाने के लिए कोई मटेरियल होना चाहिए। और अगर पूरे यूनिवर्स में मैं एक अकेला मटेरियल हूं तो मेरे ऊपर कोई और फोर्स नहीं लगा सकता, क्योंकि और कोई मटेरियल है ही नहीं। तो फोर्स मटेरियल के द्वारा ही लगाया जाता है और मटेरियल के द्वारा ही एक्सपीरियंस किया जाता है। तो फोर्स कैन बी अप्लाइड बाय मटेरियल एंड फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय मटेरियल ओनली। ठीक, तो जैसे ऐसे कहते हैं ना, भूत ने फोर्स लगाया, भूत खींच के ले गया, ये सब बेवकूफी वाली बातें हैं। क्योंकि जो फोर्स होता है वो एक ऐसी आइडेंटिटी के द्वारा ही लगाया जा सकता है जिसका कुछ मास होगा, जिसका कुछ मास नहीं है वो आइडेंटिटी कभी फोर्स नहीं लगा सकती, अकॉर्डिंग टू अवर साइंस। ठीक है, अब आपका साइंस कुछ और हो तो बात अलग है। ठीक, तो ये हुआ आपका फोर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग कि फोर्स कितना होता है। अब देखिए, एचसीबी में एक चैप्टर है जिसका नाम है द फोर्स। वो चैप्टर आपको पढ़ना होगा और उस चैप्टर को पढ़ने में जितनी चीजें आपको समझ में आए उतनी रख लेनी है, और जो नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, उसको छोड़ देना है। क्योंकि उस द फोर्स जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जितनी भी चीजें दी गई हैं इन चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे, लेकिन कब पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें से एक चीज के बारे में हो सकता है आपको 11th के एंड में हम पढ़ाएं, जिसका नाम होगा ग्रेविटेशन फोर्स, लेकिन वो 11th के एंड में। ठीक है ना, तो उस चैप्टर को आप एक बार बस पढ़ लें, जितना समझ आए अच्छी बात है, नहीं भी समझ आए कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आप उसे पढ़ जरूर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल के लिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि बाद में वो सारी चीजें कवर होनी ही है, तो उसको जरूर आप पढ़ लें। अब जो फोर्स होते हैं, इन फोर्सेज को नेचर में 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक फोर्स का नाम है ग्रेविटेशन फोर्स, सभी बच्चे जानते हैं। एक फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और एक है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। तो 4 तरह का कैटेगराइजेशन है। ग्रेविटेशन फोर्स आप जानते हैं, हमारे ऊपर धरती फोर्स लगा रही है, सन के ऊपर अर्थ लगा रही है, अर्थ के ऊपर सन लगा रहा है, मून के ऊपर अर्थ लगा रही है, अर्थ के ऊपर मून लगा रहा है। दिस इज द ग्रेविटेशन फोर्स। एक आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आपने एक फोर्स के बारे में जरूर सुना होगा, दैट इज कूलॉम फोर्स। तो कूलॉम फोर्स इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो चार्जेस के कारण लगता है कि Q1 Q2 अपॉन R²। इसके बाद आता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज और वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। तो ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं। कहां लगते हैं बेटा? ये न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं। ठीक, अब जनरली जो हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी में जो बड़े बड़े लेजेंड पैदा हुए हैं,
उन लोगों का ऐसा बिलीव रहा है, ऐसा उनका समझ या ऐसा उनका बिलीव ये रहा है कि ये जो चार फोर्स हैं जिनको हम अलग अलग, इन चारों फोर्सेज का कॉज अलग अलग है। ग्रेविटेशन फोर्स का कॉज है मास, उसको चार्ज से कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कॉज है चार्ज, उसको मास से कोई मतलब नहीं है। तो हर फोर्स का कॉज अलग अलग है। लेकिन अपने जो भी लेजेंड लोग पैदा हुए हैं उनका ऐसा मानना है कि ये जो चारों फोर्स है ना, ये चार अलग अलग कॉज के कारण नहीं है, ये कोई एक ही चीज है, उसके चार रूप हैं या चार उसके ये पार्ट हैं, कोई एक ही चीज है। इसको बोलते हैं ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। तो जितने भी लोग हैं वो इसमें कोशिश करने में लगे थे कि हम उस एक चीज को पता कर पाएं जिसी के ये चार पार्ट हैं, ये चारों फोर्स कौन कौन, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशन, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रांग न्यूक्लियर। तो आइंस्टाइन जो थे, जब वो आइंस्टाइन अपने लास्ट टाइम में थे, तो आइंस्टाइन जिस चीज पर काम कर रहे थे या आइंस्टाइन का जो ऑब्जेक्टिव था, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और जो ये ग्रेविटेशन फोर्स है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। इन दोनों के कंबाइन करने का मतलब है कि ये दोनों किसी एक चीज का पार्ट हैं और वो एक चीज पता कर ली जाए, जिससे क्या होगा, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, एक बन जाएंगे। मतलब कोई एक चीज होगी जिसके ये दो पार्ट होंगे, तो फिर इनको दो डिफरेंट आइडेंटिटी की तरह काउंट नहीं किया जाएगा, किसी एक आइडेंटिटी के दो पार्ट की तरह काउंट किया जाएगा। आइंस्टाइन अपने लास्ट टाइम में यही काम कर रहे थे और फिर वो करते करते चले गए, तो ये काम नहीं हो पाया। बहुत लोग इस काम को करने में लगे हैं लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं मिल पाया है, ठीक, होपफुली। लेकिन ऐसा नहीं है कि सक्सेस मिलेगा नहीं। आप साइंस का डेवलपमेंट देखिए, चीजें वक्त के साथ इवॉल्व हुई हैं, लोग पढ़ते गए, समझते गए, चीजें डेवलप होती गई, ठीक ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, चलिए वो चैप्टर आपने पढ़ लिया, मान लेते हैं उस चैप्टर को जरूर पढ़ लें, ठीक है। अब हमारा जो काम पड़ेगा, हमारा काम इस चैप्टर में चार फोर्सेस से बहुत ज्यादा पड़ेगा। वो चारों फोर्स क्या हैं वो सारी बातें बताऊंगा, पहले मैं उनको आपका नाम बता देता हूं। एक ग्रेविटेशन फोर्स, एक टेंशन फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स और एक स्प्रिंग फोर्स, और अगला चैप्टर आएगा हमारा फ्रिक्शन, वहां हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। तो इसको आप लिख लें, ठीक। अब सुनिएगा, अच्छा, इन तीनों लोगों के बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा बोलना था, वो भी बोल देता हूं, फिर हम आगे हमारी बात चालू करेंगे। देखिए, एरिस्टोटल, आज अगर एरिस्टोटल का आप लाइफ टाइम देखें कि ये कितने साल पहले थे, तो बिफोर क्राइस्ट 364 में इनका जन्म हुआ था और 323, तो लगभग 300 साल तो मान ही लो, 350 साल। और अभी आप जी रहे हैं कौन से सन में, 2021, तो 2000 पकड़ लो लगभग, तो 2020 तो ये हो गए और 350 साल वो हो गए। लगभग मोटा मोटी हम देखें तो 2300-2400 साल पहले, आज से 2300-2400 साल पहले ये आदमी था। और एरिस्टोटल के बारे में ये कहा जाता है कि उस टाइम का जितना भी नॉलेज अवेलेबल था, जितना भी नॉलेज मतलब चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे किसी भी काइंड, एनी काइंड ऑफ नॉलेज उस समय पे जो अवेलेबल था, वो सारा नॉलेज इस अकेले आदमी को आता था। मतलब इसको वो सारी चीजें आती थी जो उस टाइम पे अवेलेबल थी। उसके बाद कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जिसको वो सारी चीजें आती हो जो उस टाइम के उस पीरियड में अवेलेबल हो। आजकल तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि वो नॉलेज ही इतना बढ़ चुका है कि एक आदमी उस सब नॉलेज को ग्रैस्प कर पाए, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन फिर भी एरिस्टोटल ही एक ऐसा अकेला आदमी हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि एरिस्टोटल के अलावा और आदमी उस टाइम पीरियड में नहीं थे, लेकिन कोई भी आदमी ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको उस समय का अवेलेबल सारा नॉलेज आता हो। इन्हें सारा नॉलेज आता था, ये इनके बारे में एक खास बात है। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले ये जो पार्टिकल, जब जैसे कोई भी चीज जब मोशन करती है और जो ये फोर्स होता है, इसके बारे में सबसे पहले एरिस्टोटल ने एक स्टेटमेंट दिया था सबसे पहले। और अगर देखा जाए तो एरिस्टोटल के स्टेटमेंट को ही मॉडिफाई करके बाद में गैलीलियो ने उसमें गलती पकड़ी और गैलीलियो ने उसे मॉडिफाई करने की कोशिश की और न्यूटन ने आके फिर उसे थोड़ा और मॉडिफाई करके और अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से 3 लॉ दिए। तो पहले हम बात करते हैं कि एरिस्टोटल ने क्या कहा था। तो एरिस्टोटल ये कहते थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो उस ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए, शुद्ध देसी भाषा बोली जाए तो ऑब्जेक्ट को चलाए रखने के लिए
फोर्स की जरूरत होती है। मैं फिर से बोलता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को नॉन जीरो वेलोसिटी से चलाए रखने के लिए, ऑब्जेक्ट को चलाए रखने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, ऐसा गैलीलियो कहते थे। और जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा गैलीलियो नहीं, सॉरी, ऐसा अरिस्टोटल कहते थे। ठीक, तो अरिस्टोटल जो थे वो ये कहते थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है और उसका मास m है, तो उस ऑब्जेक्ट को जो फोर्स की जरूरत होती है वो होती है F। दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी v। मैं वेलोसिटी v की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, वेलोसिटी बदल नहीं रही, 10 से कम भी नहीं हो रही और 10 से ज्यादा भी नहीं हो रही। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो अरिस्टोटल ये कहते थे कि इसको चलाए रखने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये फोर्स और ये वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी नॉन जीरो देन एफ इज नॉन जीरो। और ये कौन था? ही, दिस इज द इक्वेशन रिटन बाय अरिस्टोटल। ठीक, तो अरिस्टोटल के लिए अगर मैं एक लाइन लिखना चाहूं, मैं इसको हटाता हूं, देखिएगा। तो अगर एरिस्टोटल के बारे में हम एक लाइन लिखना चाहें तो एरिस्टोटल ने यह कहा था कि ए फोर्स इज नीडेड, ए फोर्स इज नीडेड, ए फोर्स इज नीडेड टू कीप मूविंग एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को चलाए रखने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, और उस कितने फोर्स की जरूरत होती है उसका इक्वेशन ये था। और इस इक्वेशन पे, जो कि ये गलत है, आज हम जानते हैं कि गैलीलियो ने इसमें फॉल्ट पता किया, गैलीलियो ने बोला कि नहीं ये बात गलत है, और न्यूटन ने आके इसको करेक्ट किया। हम आज ये जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन इस इक्वेशन पे लोगों ने 2000 ईयर्स तक बिलीव किया था। मतलब पूरी दुनिया 2000 सालों तक इस स्टेटमेंट को मानती रही थी। तो दिस इक्वेशन वाज रनिंग फॉर 2000 ईयर्स। तो फॉर 2000 ईयर्स people use this equation या this law या this statement, law लिख देते हैं। ठीक, तो सोचिए 2000 सालों तक ये दुनिया, मतलब 2000 सालों तक पब्लिक को पता ही नहीं चला कि जिस सिचुएशन में वो काम कर रहे हैं, जिस स्टेटमेंट को वो यूज कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट सही नहीं है। इसके बाद आते हैं, ये अरिस्टोटल का योगदान था। अरिस्टोटल के बाद आते हैं गैलीलियो। गैलीलियो इस बात पर डाउट करना स्टार्ट करते हैं। आप अगर अरिस्टोटल की और भी, अरिस्टोटल के बारे में आप यूट्यूब पे पढ़िएगा, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे टाइम नहीं होता है हमारे पास कि मैं सारी चीजें आपको बता पाऊं, लेकिन मैं आपसे ये जरूर बोलूंगा, आप अरिस्टोटल के बारे में यूट्यूब पे वीडियो पढ़िएगा कि अरिस्टोटल इस मोशन को कैसे समझाते थे। ठीक है ना, जैसे एरिस्टोटल जो हमारे चारों तरफ ये घूम रहे हैं, सन, अर्थ, सन घूम रहा है, मतलब आज हम जानते हैं सन नहीं घूम रहा, अर्थ घूम रही है, लेकिन उन लोगों के टाइम की हम बात करें, जैसे कि मून घूम रहा है, पत्थर फेंकेंगे, पत्थर कहाँ जाकर गिरेगा, इन सब के बारे में एरिस्टोटल का कुछ कुछ स्टेटमेंट था हर चीज के बारे में। तो आप क्या करें, यूट्यूब पे एरिस्टोटल के मोशन के बारे में पढ़ें, आधा एक घंटे का कोई वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखें। उससे आपको यह समझ आएगा कि पुराने लोग किस तरह से चीज़ों को समझते थे, किस तरह से चीज़ों को काम करते थे। तब आप ये अप्रिशिएट बहुत अच्छे से कर पाएंगे कि आज की जो हमारी चीज़ें हैं और पुरानी जो चीज़ें थी उनमें कितना फ़र्क है। पुरानी बातों में कोई लॉजिक नहीं था, आज की चीज़ें हमारी कितनी मैथमेटिकल और कितनी लॉजिकल हैं। ठीक, तो आप साइंस के डेवलपमेंट को अप्रिशिएट कर पाएंगे। ठीक, चलिए इसके बाद आते हैं गैलीलियो। गैलीलियो ने आके बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट को चलाए रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है, ऐसा गैलीलियो ने बोला। गैलीलियो ने बोला कि ऑब्जेक्ट बिना फोर्स के भी चलती रह सकती है। ठीक, हाँ, गैलीलियो ने यह बोला कि अगर आपको उसका मोशन चेंज करना है तो फोर्स लगेगा।
तो गैलीलियो ने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स ना लगाएं तो भी वो ऑब्जेक्ट चलती रहेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स ना लगाए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, जैसा कि ये कहते थे कि चलाए रखने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, ये कौन कहते थे? एरिस्टोटल। तो गैलीलियो ने बोला कि नहीं, चलाए रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है। अगर वो ऑब्जेक्ट चल रही है तो वो ऑब्जेक्ट अपने आप चलती रहेगी, जिसको गैलीलियो ने बोला था कि लॉ ऑफ इनर्शिया, कि अपने इनर्शिया के कारण, अपने खुद के इनर्शिया के कारण वो ऑब्जेक्ट अगर चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, उसको चलाए रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है, ये गैलीलियो बोले। तो बोले क्यों चल रही है वो? तो बोले उसके इनर्शिया के कारण चल रही है। कौन बोला? गैलीलियो, जिसको उन्होंने बोला लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, चलिए अब मैं आपको चलिए फिर गैलीलियो हो गया, अब न्यूटन के बारे में तो हमें पढ़ना ही है। तो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया बोल के खत्म हो जाते हैं और उसके बाद न्यूटन आते हैं। और फिर न्यूटन ने न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ये तीनों लॉ फॉर्मुलेट किए। लेकिन न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो गैलीलियो का ही लॉ है। अब उसमें गैलीलियो का नाम नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे गैलीलियो का लॉ भी बोलना चाहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके बारे में तो गैलीलियो ही बता के गए थे पहले। ठीक, तो ठीक है, ये आप लिखें इसमें से जो भी आपको ठीक लगे। ओके, अब सुनिएगा। अब देखो बेटा, हम लोग जो पढ़ेंगे वो न्यूटन्स लॉज को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, मतलब आप अपने चारों तरफ दुनिया में एक भी ऐसा इवेंट होते हुए नहीं देख सकते जहां न्यूटन्स लॉज अप्लाइड नहीं है। इन योर होल लाइफ आप एक सिंगल ऐसा इवेंट नहीं देख पाओगे जहां न्यूटन्स लॉज नहीं लग रहे या न्यूटन्स लॉज अप्लाई नहीं हो रहे हो। हर जगह, मतलब आपकी लाइफ बहुत आसान बनी है इन न्यूटन्स लॉज की हेल्प से। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ। तो देखिए, हम ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बहुत जनरलाइज नहीं पढ़ेंगे अभी। हम इसके बारे में जनरलाइज भी स्टडी करेंगे, लेकिन अभी नहीं। वो करेंगे जब हमारा 11th खत्म होने को होगा तब करेंगे, या फिर 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद करेंगे। तो अभी हम ग्रेविटेशन का जनरलाइज स्टडी नहीं करेंगे। हम बस ग्रेविटेशन के बारे में इतनी सी चीजें सीखेंगे कि जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ये अर्थ जो ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है वो सभी ऑब्जेक्ट पे लगाती है। मतलब जो हमारी ये अर्थ है वो सभी ऑब्जेक्ट्स पर जिनका मास नॉन जीरो है फोर्स लगाती है। ठीक, और जो हमारी ऑब्जेक्ट हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, उन ऑब्जेक्ट का सरफेस से डिस्टेंस बहुत लार्ज नहीं होगा। जैसे अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस कितना है? 64,6400 किलोमीटर। तो हमारी ऑब्जेक्ट कितना ऊपर होगी धरती की सरफेस से? 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, बहुत जोर लगा 1 किलोमीटर। इससे ज्यादा डिस्टेंस हमारी कभी नहीं होंगी। तो हम इतने रेंज में, मतलब सरफेस से इतनी हाइट में अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं पहला पॉइंट, वी विल अज्यूम force applied by earth on objects near the surface of earth is constant। पहली बात, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ मैंने क्यों लिखा है, मतलब जो ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, इस शब्द का मतलब क्या है वो मैं समझा देता हूं। इस शब्द का मतलब है कि सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट पे हमें नहीं डील करना है। सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट पे हमें डील नहीं करना है। हमें जो डील करना है वो लगभग 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, बहुत जोर लगा 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, इससे ज्यादा तो हम कभी एनालाइज नहीं करेंगे।
तो इतने हाइट में हम मानेंगे कि अर्थ का जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। ठीक। दूसरा, अर्थ की सरफेस को हम फ्लैट कंसीडर करके चलेंगे। जब तक कुछ नहीं बोला जाएगा अर्थ के बारे में, हम अर्थ की सरफेस को क्या मानेंगे? फ्लैट। वी विल कंसीडर surface of earth is flat. Surface of earth is flat. ये बात भी काफी हद तक ठीक है। क्यों हद तक ठीक है? देखो मैं बताता हूं, मेरी बात सुनो। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा गोला है, बहुत बड़ा गोला, और उस बहुत बड़े गोले में से ऊपर से बहुत छोटा सा पोर्शन काट लीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा गोला है। इस बहुत बड़े गोले में से आप क्या करिए, एक बहुत छोटा सा पोर्शन काट लीजिए। यहां से बहुत छोटा सा पोर्शन काटिए, बहुत छोटा सा। ये जो बहुत छोटा सा पोर्शन होगा, इस पोर्शन को हम लगभग फ्लैट मान सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर ये 6400 किलोमीटर है और मान लो यहां पे जो इसकी लेंथ है, जो मैंने सरफेस कट किया, अगर उसका मैं लीनियर डायमेंशन चेक करूं, अगर मान लो वो 100 मीटर है, 200 मीटर है, 500 मीटर है, 1 किलोमीटर है, तो कहां 1 किलोमीटर और कहां 6400 किलोमीटर, बहुत ज्यादा फर्क है। तो इतने पोर्शन को हम क्या मान सकते हैं? फ्लैट। और अर्थ का जो फोर्स होगा, दैट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड या टूवर्ड्स द अर्थ। तो फोर्स on objects will be towards earth, और ब्रैकेट में लिख देता हूं वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, लिख लीजिए। और फोर्स की जो वैल्यू होगी वो मास पर डिपेंड करेगी। और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा? m इंटू जी। तो वैल्यू ऑफ फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक ही बात है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वो बराबर होगा m इंटू जी की। ये किसने फोर्स लगाया? ये अर्थ ने फोर्स लगाया। किसके ऊपर लगाया? ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया। और कौन सी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया? जिसका मास m है। ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। m क्या है बेटा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक। अब जैसे मैं मेरी बॉडी की बात करूं कि जो ये अर्थ है वो मेरी बॉडी पे भी फोर्स लगाएगी। तो मान लीजिए मेरी नाक का मास है लेट से 10 ग्राम, तो मेरे नाक का फोर्स नाक पे लगेगा, कान का फोर्स कान पे लगेगा, दांत का फोर्स दांत पे लगेगा, हाथ का फोर्स हाथ पे लगेगा। ठीक। जैसे ये मार्कर है, तो धरती इस मार्कर पे भी फोर्स लगा रही है। कितना लगा रही है? mg। और कितना लगा रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम अर्थ की सरफेस को कैसा मानेंगे? हॉरिजॉन्टल। अर्थ की सरफेस को क्या मानेंगे? हॉरिजॉन्टल सरफेस। और धरती का जो फोर्स लगेगा वो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। और धरती किधर लगाएगी? अपने तरफ लगाएगी, इस डायरेक्शन में। धरती इधर है, अपने नीचे। धरती ऊपर नहीं है, धरती नीचे है। तो इस मार्कर पे अर्थ जो अपने हिस्से का फोर्स लगाएगी, अर्थ जो ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी, वो कौन सी डायरेक्शन लगाएगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। और उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा? m इंटू जी। ठीक। अब जो ये ग्रेविटेशन फोर्स है, इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर ग्रेविटेशन है। इसके बाद हम एक दूसरा फोर्स देखेंगे जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। ठीक है। तो चलिए, टेंशन से पहले मैं नॉर्मल फोर्स के बारे में बात कर लेता हूं। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स जो है, इसके बारे में बोले तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक पार्ट है। मतलब ये इसका जो नेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
तो जो नॉर्मल फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो चार्ज वार्ज ऐसे दिखना चाहिए हमको कि चार्ज वगैरह फोर्स लगा रहे हैं तो ही तो हम मानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो देखिए ये बात सही है कि चार्ज वगैरह ऐसे आपको दिखने चाहिए तभी तो आप मानेंगे, लेकिन अभी के लिए जितना आपका अंडरस्टैंडिंग है मैं ये आपको बिलीव नहीं करा सकता इस अंडरस्टैंडिंग पे कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जब आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, होपफुली 12th क्लास में अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि हमें समझाइए नॉर्मल कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तब मैं आपको समझा पाऊंगा। लेकिन अभी जो आपका अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मैं नहीं समझा पाऊंगा। तो अभी आप इस बात को मान लें कि नॉर्मल फोर्स कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इसके बारे में लिखिए, एक्ट बिटवीन कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, एक्ट बिटवीन कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। दूसरा, एक्ट perpendicular to the surface, और अगला, this is a pushing force। ये कैसा फोर्स है, ये एक पुशिंग फोर्स है। अब इसके बारे में समझाता हूं। एक्ट बिटवीन कॉन्टैक्ट सर्फेस, जैसे मेरे दो हाथ हैं, अभी ये कॉन्टैक्ट में नहीं है तो इनके बीच में नॉर्मल नहीं लगेगा। नॉर्मल तभी लगेगा जब ये कॉन्टैक्ट में होंगे। मेरा हाथ इस बोर्ड के कॉन्टैक्ट में है तो नॉर्मल लगेगा, अगर मेरा हाथ इस बोर्ड के कॉन्टैक्ट में नहीं है तो नॉर्मल नहीं लगेगा। मेरे पैर धरती के कॉन्टैक्ट में है तो मेरे पैर पर धरती और पैर के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और अगर कॉन्टैक्ट में नहीं है, हवा में पैर है, तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। तो पहली बात तो नॉर्मल रिएक्शन उन सरफेसेस के बीच में लगेगा जो कांटेक्ट में होंगी। अब मान लीजिए मेरा ये हाथ है, ठीक है, मेरे इस हाथ के बारे में देखिए, ये मेरा हाथ इस बोर्ड से भी कांटेक्ट में है और मैंने मेरे दूसरे हाथ से भी इसको कांटेक्ट में रखा, तो कितनी जगह कांटेक्ट हो गया इस हाथ का, दो जगह, एक तो मेरे इस हाथ के साथ और एक मेरे बोर्ड के साथ। तो मेरे इस हाथ पे दो जगह नॉर्मल लगेगा। तो जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां वहां नॉर्मल लगेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट का 10 जगह कांटेक्ट है तो आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है। ये तो सुनो ना, जैसे मान लो मैं ही आदमी हूं, अब मान लो मुझे 10 आदमी ऐसे फोर्स लगाए, ऐसे 10 आदमी, ऐसे 10 आदमी फोर्स लगाए, 10, 1 2 ऐसे 10, तो 10 जगह कांटेक्ट हुआ मेरा, तो कितनी जगह से नॉर्मल लगेगा, 10 जगह से। तो अगर एक ऑब्जेक्ट का n सरफेसेस के साथ कांटेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट पे n लोकेशंस पे नॉर्मल लगेगा, और नॉर्मल कहां लगेगा, जहां कांटेक्ट है। अब ऐसा नहीं है कि कांटेक्ट यहां है तो फोर्स यहां लगेगा ना। अगर आपने फोर्स यहां लगाया, आपका हाथ अगर यहां है तो नॉर्मल यहीं लगेगा, ऐसा नहीं है कि यहां नॉर्मल लगेगा ना। जहां कांटेक्ट है वहां नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में लगेगा, और नॉर्मल फोर्स सरफेस को पुश करेगा, दबाएगा। नॉर्मल फोर्स कभी भी सरफेस को खींचेगा नहीं, नॉर्मल फोर्स सरफेस को क्या करेगा, दबाएगा। जैसे जिसमें आपसे सरफेस पे एक नॉर्मल, दिस इज ए पुशिंग फोर्स, मैं इसको समझाता हूं। अब मेरी एक बात सुनना, जैसे मान लो ये सरफेस है, ये आपकी सरफेस है। अब मान लो इस सरफेस को पुश करने का क्या मतलब है, इस सरफेस को पुश करने का मतलब है इधर फोर्स लगा हुआ ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे देखो ये मारकर पुश कर रहा है इसको। लेकिन अगर इसको ऐसे हम खींचें बाहर की तरफ तो वो हो जाएगा इस सरफेस को पुल करने वाला फोर्स। पुल करने का तरीका बताऊं, फेविक्विक चिपका के हाथ लगा देना इस पे, अब हाथ को खींचना, तो अब आपका हाथ इस सरफेस को पुल करेगा। और अभी इस वाले केस में मेरा हाथ इस सरफेस को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो ये याद रखिएगा, नॉर्मल फोर्स कभी भी सरफेस को पुल नहीं करता, नॉर्मल फोर्स हमेशा पुश करता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, सरफेस को दबाते हुए लगता है। ठीक है बेटा, तो ये नॉर्मल फोर्स के बारे में बात थी। अब अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा टेंशन फोर्स के बारे में। ठीक है, तब तक आप इन चीजों को पढ़ें, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए, और देखिए ये जो लॉज ऑफ मोशन की कोई भी क्लास बंक नहीं करना और रेगुलर इन क्लासेस को देखना,
क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब न्यूटन्स लॉ इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। ठीक है बेटा, तो चलिए उम्मीद करता हूं आप रेगुलर पढ़ेंगे और एचसीवी का चैप्टर 4 जो मैंने बोला है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा पढ़ते रहिए, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।